हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फार्माकोथेरेप्यूटिक का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डेफिनेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हर एक डिसीज़ को कवर कर रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट डिसीज़ है अंडर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में हम ये 5 हेडिंग को आज पढ़ने वाले हैं। हर एक डिसीज़ में हम ये 5 हेडिंग को लेके ही चलने वाले हैं कि उस डिसीज़ में हम ये पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन के बारे में, हाइपरटेंशन होती क्या है। सेकंड, इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, हमने कुछ लास्ट वीडियो में टर्मिनोलॉजीज कवर की हुई थी जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के सब्जेक्ट में हम इससे आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इटियोपैथोजेनेसिस मतलब क्या? इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीज़। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन है, आई बटन में भी मैं उन टर्मिनोलॉजीज़ का वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो वो बातें अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ हेडिंग देखेंगे। हम कवर करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन होती क्या है। हाइपरटेंशन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताने जाऊँ तो हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल इज हाई। हाइपरटेंशन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है ना, तो वेसल के वॉल पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक बहुत ही प्रेशर ज़्यादा जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे फिगर दिया है जिसके मदद से आप हाइपरटेंशन क्या होता है ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है आपकी। ठीक है, इस ब्लड वेसल से ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं वो है आरबीसी जो फ्लो हो रही है इस ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, अब हाइपरटेंसिव कंडीशन में क्या होता है, हाइपरटेंसिव कंडीशन में ये जो ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है इस वेसल से, तो इस ब्लड का जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो वॉल पे क्रिएट हो रहा है दोनों साइड पे। आप यहाँ पे एरो की जो पोजीशन है वो देख सकते हैं, जो ब्लड हो रहा है ना फ्लो यहाँ से, तो उसका प्रेशर इस वेसल की वॉल पे पड़ रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड का फ्लो। उसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर साइज का होता है डायमीटर उस वेसल का, वो कम पड़ जाता है। तो ब्लड क्या करता है, फ्लो ज़्यादा होने की वजह से उस वॉल पे, जो वेसल की वॉल है, उस पर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, तो वो होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हाइपरटेंशन किस वजह से होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हाइपरटेंशन में कुछ रीडिंग्स भी होते हैं, जैसे कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है। तो अगर उसमें से सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 140 mmHg के ऊपर चला जाए, नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की, वो होती है 120/80 mmHg। 120 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 80 mg। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg के अबव चला जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 mmHg के अबव चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर टेंशन। फाइन, अब ये हाइपरटेंशन आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं भी समझ आ गया है तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इटियोपैथोजेनेसिस। तो इटियोपैथोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, इस डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम पता लगाएंगे। फाइन, तो इटियोपैथोजेनेसिस जिसमें हाइपरटेंशन के होते हैं दो टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। कौन से दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कौन से दो टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में जान लेंगे कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता क्या है। तो प्राइमरी जो हाइपरटेंशन होता है उसे इसेंशियल हाइपरटेंशन ऐसा भी कहते हैं।
known as essential hypertension. Primary hypertension is also called as essential hypertension. तो टोटल पॉपुलेशन के जो 90 से 95% लोग हैं, पॉपुलेशन जो है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन को ऑक्यूपाई करती है, 90 से 95% लोगों को, ठीक है। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसका कॉज जो है वो अननोन है, मतलब पता नहीं है कि किस चीज़ से आखिर ये हाइपरटेंशन होता है, या हो सकता है कि वो जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से हो रहा है, या फिर उस सब्जेक्ट की मतलब पेशेंट की लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या फिर उसकी एज बढ़ गई है, उसकी वजह से शायद उस एज में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता होगा। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो नोन फैक्टर होता है कि पर्टिकुलर फैक्टर वो पता नहीं होता, तो वो होता है हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इटियोपैथोजेनेसिस में हमने दो टाइप देखी। अभी हमने इटियोपैथोजेनेसिस पूरी तरह से कवर नहीं किया है इस पॉइंट में, क्योंकि मैं अभी पेज फ्लिप करने वाली हूँ, तो हम इसमें समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इटियोपैथोजेनेसिस में दो टाइप्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन ऐसा भी कहते हैं। 90 से 95% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है, जिसका कॉज जो है वो अब तक पता नहीं चला है, और जो जेनेटिक, लाइफस्टाइल और एज के जैसे फैक्टर है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो 5 से 10% पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और इसका जो कॉज होता है वो नोन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज नोन होता है, पता होता है हमें कि कॉज क्या है। और जनरली ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड के या फिर किडनी के मिसफंक्शनिंग से होता है, ठीक है। वो अच्छे से फंक्शन नहीं करे या फिर इम्प्रॉपर वे में थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड वर्क कर रही है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। अब कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, किस वजह से कॉज ये हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो हम वजह जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्यों है। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप है ये तो हमने देख लिया, लेकिन रियल कॉज क्या है, ठीक है। ये जो आप वेसल देख रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो लगता है, ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं यहाँ पे छोटे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये क्या है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। डिपॉजिट हुए हैं वेसल की इनर साइड पे, जो वॉल है ना, वॉल के ऊपर इनर साइड, वॉल के अंदर जो इनर साइड होती है ना, उस पर ये फैटी एसिड डिपॉजिट हुए हैं। फैटी एसिड मतलब क्या, फैटी एसिड मतलब लिपिड्स या फिर कोलेस्टेरॉल, ये ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं जब बॉडी में बढ़ जाता है कोलेस्टेरॉल। तब इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है यहाँ से अच्छे से पास नहीं हो पाता। ये क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो डिपोजिशन हुआ है ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो पाइप होता है ना, आपका नल होता है ना जिससे पानी आता है, तो अगर उसमें कुछ अटक गया हो, उस पाइप में कुछ अटक गया हो, तो क्या पानी अच्छे से आएगा, उस प्रेशर से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह से ब्लड वेसल में अगर ये लिपिड डिपॉजिट हो गए हैं, फैटी एसिड डिपॉजिट हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होंगे, फिर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। फिर हार्ट रेट बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो रिजल्ट में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। इसकी वजह से ये पूरा सारा मसला क्रिएट होता है हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो ये फैटी एसिड जो है इसका डिपोजिशन, फिर उसके बाद में हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट भी उसकी वजह से बढ़ जाता है, और फाइनली बीपी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अब जान लेते हैं कि इसकी ईटियोलॉजी क्या है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ठीक है, हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो किडनी होती है ना, किडनी में क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, JGA। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है मालूम, ये रेनिन को सिक्रीट करता है, रेनिन को रिलीज करता है। किडनी क्या करती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन को रिलीज करती है। अब ये रेनिन जो रिलीज हुआ है ये क्या करता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को
एक्टिवेट करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से हमने JGA लिखा था उस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को हम RAS इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेनिन जब RAS को एक्टिव करता है तो ये RAS क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो था ना बॉडी में वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था। जब ये RAS एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन जो था इनएक्टिवेटेड स्टेट में, रेनिन उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म को एक्टिव करने के लिए क्या करता है रेनिन, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वहाँ पे बैठा ही हुआ है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक बार पहले से हम समझ लेते हैं कि बॉडी में क्या होती है, किडनी में होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बना रहता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो है, अब इसको रेनिन क्या करता है, एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। अब देखिए, जब एंजियोटेंसिन और रेनिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए तो एंजियोटेंसिन 1 फॉर्म हुआ। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो बीपी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ACE जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन को पोक करता है कि तूने ना एंजियोटेंसिन 1 के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जा, ठीक है। तो जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, तो एंजियोटेंसिन 2 में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अल्डोस्टेरॉन जो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, और जब ये अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है तब बॉडी में सोडियम एंड वाटर इनका रिटेंशन होने लगता है किडनी से। जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन क्या फिल्टर करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। वो मतलब हमारा यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो प्रॉपर हो नहीं पाता, बॉडी में क्या रिटेन होता है, सोडियम एंड वाटर, ठीक है। अब सोडियम एंड वाटर अगर बॉडी में रिटेन हुआ तो वाटर की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम है, टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम एंड वाटर बॉडी में रिटेन हो रहा है अल्डोस्टेरॉन की वजह से। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को रिटेन करता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये वाला स्टेप हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम अब तक इंक्रीज हो गया है, अब इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और फिर रिजल्ट में क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। किसके बाद, जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब हमें ये जो हमने चार्ट बनाया है वो जो स्टेप था यहाँ पे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसके बाद में क्या क्या होने वाला है, हार्ट रेट इंक्रीज होने वाला है, उसके बाद कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने वाला है, और उसके बाद में हाइपरटेंशन होने वाला है, जो स्टेप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इटियोलॉजी वर्क करती है। इस तरह से इटियोलॉजी में क्या होता है, हाइपरटेंशन पूरी तरह से हमने समझ लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आई होप कि आपको इटियोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने वाले हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर नथिंग बट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजेस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब भी किसी को हाइपरटेंशन होने लगता है तो उसे क्या होता है, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं उसको, विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, उसकी नाक से ना खून बहने लगता है जब हाइपरटेंशन बहुत ही ज़्यादा होने लगती है तो। उसके बाद हेडेक भी होता है, और चेस्ट पेन, आपकी चेस्ट में पेन होने लगता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स अगर दिखे तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। कुछ नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब जिसमें हम ड्रग्स यूज़ नहीं करते, बल्कि पेशेंट की लाइफस्टाइल को, उनकी डाइट को चेंज करके पेशेंट की डिसीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है चेंज लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में चेंज करते वक्त हमें क्या करना है, वेजिटेरियन फूड खाना है,
क्योंकि नॉनवेज जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, और फैट अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो फैटी एसिड, लिपिड, कोलेस्टेरॉल का ब्लड वेजल के वॉल के साथ डिपोजिशन होगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि हम वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करें, फ्रूट्स खाएं। फाइन। देन एक्सरसाइज करनी है, वो भी रेगुलर करनी है। इरेगुलर एक्सरसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आपको दिन में 1.5 घंटे तक वॉक करना ही चाहिए, सुबह शाम, ठीक है। लो सोडियम इंटेक इन फूड, सोडियम का बॉडी में रिटेंशन होता है, इटियोलॉजी में हमने पढ़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। तो अगर हम सोडियम का इंटेक हमारे खाने में कम करें तो क्या होगा, हम एक अच्छी लेवल पे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्मोकिंग नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, नो अल्कोहल कंजप्शन, शराब नहीं पीनी है, और जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना है। सो दीज आर नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब कुछ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब जिसमें हम केमिकल जो होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी जो डिसीज़ कंडीशन है वो क्योर हो। तो हम हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है फ्रूसेमाइड या फिर एसी इनिबिटर। डायूरेटिक्स हम क्यों देते हैं, क्योंकि बॉडी में सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है, मतलब यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है बॉडी में, फुल्ली एम्प्टी नहीं होता है ब्लैडर। तो इसलिए हम डायूरेटिक्स देते हैं जो यूरिन का फ्लो बढ़ाता है और जो वाटर का रिटेंशन हुआ है बॉडी में वो फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम डायूरेटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज एसीई इनिबिटर। एसीई इनिबिटर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, जो अल्डोस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, और उसकी वजह से बॉडी में वाटर एंड सोडियम रिटेन होते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो अगर हम एसी इनिबिटर, एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है, इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर देंगे इनिबिटर्स की वजह से, तो हाइपरटेंशन नहीं होगी। इसलिए हम एसी इनिबिटर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है कैप्टोप्रिल एंड इनालाप्रिल, ठीक है। और उसके बाद में सीसीबी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हम वेरापैमिल एज एन एग्जाम्पल हम इसे लिख रहे हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, सीसीबी किस तरह से एक्ट करता है ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। देन वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, अभी हमने कॉजेस में देखा ना कि इटियोलॉजी में कि किस तरह से हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो रेगुलर डायमीटर होता है वेजल का तो वो कम पड़ जाता है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से। तो इसलिए क्या होता है कि वेजल के वॉल पे फोर्स जनरेट होने लगता है, प्रेशर जनरेट होने लगता है। तो अगर हम नॉर्मल ब्लड वेजल का डायमीटर इंक्रीज कर देंगे बाय डायलेटिंग देम, तो हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए वैसोडाइलेटर्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, वेजल का जो डायमीटर है वो इंक्रीज करते हैं, तो उसमें हम मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं। और अल्फा ब्लॉकर्स, जिसमें एग्जाम्पल है प्राजोसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद इटियोलॉजी देखी, इटियोपैथोजेनेसिस, उसके बाद हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े, देन नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी हमने आज हाइपरटेंशन के बारे में सीखा वो आपको समझ में भी आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।